हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था। फ्रिक्शन के कई कंसेप्ट्स हमने देखे थे और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम फ्रिक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रिक्शन के अंदर हमने कल फ्रिक्शन क्या होता है वो समझा था। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखा था और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। आज हम आगे के कंसेप्ट्स करेंगे फ्रिक्शन के और कुछ उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आज पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ऐसे होता है कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव है, यानी मूव करने के पोजीशन पर है, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है इंक्लाइंड प्लेन का, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यानी एंगल ऑफ रिपोज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ एनी इंक्लाइंड प्लेन एट विच एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज अबाउट टू मूव है। मतलब जैसे ये एम मास की बॉडी रखी हुई है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हुआ और ये बॉडी अबाउट टू मूव है इस वक्त, तो जो थीटा है वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा इस वक्त। तो अगर एम मास की बॉडी है तो इसका वेट होगा mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये थीटा है, ये एंगल थीटा होगा जो कि इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल वर्टिकल के साथ बना रहा है। इंक्लाइंड प्लेन का जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बॉडी के ऊपर वो परपेंडिकुलर रहेगा इंक्लाइंड प्लेन के, इसको हमने डिनोट किया है n से। और बॉडी अबाउट टू मूव है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा उस पर वो लिमिटिंग होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम। तो यहां पर अब हमने mg के दो कंपोनेंट बनाए हैं, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और अलोंग द इंक्लाइन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो है mg sin थीटा। तो μs है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन प्लेन। तो n अब mg बाय cos थीटा को बैलेंस करेगा तो n इक्वल्स mg cos थीटा, और जो फ्रिक्शन होगा वो होगा μs इंटू n लिमिटिंग फ्रिक्शन, और n की वैल्यू डाल दी तो μs mg cos थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई इस वक्त जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। अब बॉडी अबाउट टू मूव है तो fx मैक्सिमम इक्वल्स mg sin थीटा, तो इसको हमने कहां पे इक्वेट किया और fs मैक्सिमम की वैल्यू यहां से डाल दी, तो μs mg cos थीटा इक्वल्स mg sin थीटा। mg कैंसिल हुआ, μs इक्वल्स sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स μs, यानी एंगल ऑफ रिपोज और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच ये रिलेशन आया। कल हमने जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा था जिसको हमने लैम्डा से डिनोट किया था, हमने ये भी पढ़ा था कि लैम्डा इक्वल्स tan इनवर्स μs। तो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा इक्वल्स tan इनवर्स μs और यहां पर थीटा इक्वल्स tan इनवर्स μs है, तो थीटा और लैम्डा आपस में इक्वल हो गए, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम एंगल ऑफ रिपोज के मेथड से एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालकर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में। अगला टॉपिक हमने डिस्कस किया है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे आप देखते हुए कोई भी अगर हेवी बॉक्स होता है किसी फ्लोर के ऊपर, उसको मूव कराना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर बॉक्स में व्हील्स लगे हों बेस के ऊपर जो उसमें, तो उसको आप आराम से मूव करा सकते हैं अगर व्हील्स लगे हैं तो। यानी इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मूव अ हेवी बॉक्स ओवर द फ्लोर, बट इफ द बॉक्स इज प्रोवाइडेड विद व्हील्स ऑन द बेस देन द बॉक्स कैन बी इजीली मूव्ड ऑन द फ्लोर। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो व्हील्स होते हैं वो स्लाइड नहीं करते हैं सरफेस के ऊपर, इनफैक्ट व्हील्स रोल करते हैं फ्लोर के ऊपर। और रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन होता है वो काफी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी स्लाइडिंग के केस में जो फ्रिक्शन होता है उसके मुकाबले में रोलिंग के केस में फ्रिक्शन काफी कम होता है। यही वजह है कि किसी ऑब्जेक्ट को रोल कराना बड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू उसको स्लाइड कराना। Due to this reason, the moving parts of any machine are provided with small iron balls between them. These small iron balls are called ball bearings. यानी जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के उनके बीच में बॉल बियरिंग्स लगी होती हैं, और जब पार्ट्स मूव करते हैं तो बॉल बियरिंग्स रोल करती हैं, और रोल करने की वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी कम लगता है, तो एनर्जी लॉस अगेंस्ट द फ्रिक्शन वो भी काफ़ी स्मॉल होता है। तो ये फायदा होता है बॉल बियरिंग्स लगाने का जिसमें हम रोलिंग फ्रिक्शन इन्वॉल्व करते हैं ताकि एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कम हो। अब
हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं रोलिंग के, यहाँ पे फ्रिक्शन के ऊपर अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, ये एक कैपिटल एम की मास की बॉडी है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है। इसका मास है 10 kg और यहाँ पर एक स्ट्रिंग के थ्रू पुली के से होते हुए एक स्मॉल एम मास की बॉडी यहाँ पर हैंगिंग है। पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक कैपिटल एम and the floor is 0.6. Find the maximum value of hanging mass m for which the system remains in equilibrium. यानी स्मॉल एम मास की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमने सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। देखिए यहाँ पे कैपिटल एम जी मास है, इसका वेट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन एन वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, एफ एस मैक्सिमम लिमिटिंग लिया हमने क्योंकि हमें एम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और टेंशन रहेगा टी इस डायरेक्शन में। और स्मॉल एम मास की बॉडी के लिए एम जी उसका वेट डाउनवर्ड और टेंशन टी अपवर्ड। तो देखिए एम इक्वल्स 10 kg, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया 10 जी एम जी के इक्वल। फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो 0.6 इंटू 10 जी, और ये आ गया 6 जी। तो यहाँ से t इक्वल्स 6 जी क्योंकि एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टी के इक्वल, तो t इक्वल्स 6 जी पहले हमने यहाँ से निकाला। और यहाँ पर अगर हम देखें तो t इक्वल्स एम जी, तो एक्सप्रेशन फर्स्ट और सेकंड से एम जी और 6 जी इक्वल हो गए, तो m इक्वल्स 6 kg, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई हैंगिंग मास की जिसके लिए इस पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अगला क्वेश्चन, ये एक 15 kg का ब्लॉक है और ये दो 5 kg के ब्लॉक्स हैं। एक 5 kg का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है जहां फ्रिक्शन है उसका सरफेस के साथ, ये म्यू दिया हुआ है 0.4, और दूसरा जो 5 kg का ब्लॉक है वो हैंगिंग है इस तरह से दूसरे स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे अटैच्ड है। इन द गिवन अरेंजमेंट द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये 15 kg और ये 5 kg है, तो कॉमन लॉजिक है कि 15 kg का जो ब्लॉक है जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा। और ये 5 kg और ये 5 kg के ब्लॉक्स, तो 5 kg का ये ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा और ये 5 kg का ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा। तो हमने इस पूरे सिस्टम का यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है। ये 15 जी इसका वेट नीचे लगा 15 kg वाले का, यहाँ पे टेंशन इसमें T1 लिया, सिस्टम का एक्सेशन हमने ए लिया है, यहाँ पर इस पर T1 लगेगा इधर, और इस दूसरे स्ट्रिंग का टेंशन T2 इस पर इधर लगेगा। और जब ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन जो इस पर इन्वॉल्व होगा वो रिलेटिव मोशन के ठीक अपोजिट, यानी F फ्रिक्शन है वो इस तरफ लग रहा है टुवर्ड्स राइट, और इसके लिए T2 ऊपर लगा टेंशन और 5G नीचे, और इसका एक्सेशन अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा एन, वो इसके वेट को बैलेंस करेगा 5G। फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, तो 0.4 इंटू 5G यानी कि 2G। तो फ्रिक्शन इक्वल्स 2G आ गया। अब हमने इक्वेशन बनाना है 1 by 1, तो इसके लिए देखें तो 15G डाउनवर्ड और T1, तो यहाँ से इक्वेशंस बनते जाएंगे। 15G माइनस T1 इक्वल्स 15A, ये पहला इक्वेशन आ गया। और अगर मैं इस वाले ब्लॉक का देखूँ तो T1 इसका इस तरफ है, इस पे दो फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहे हैं F और T2, और F की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2G। तो इसके लिए होगा T1 माइनस T2 माइनस F इक्वल्स 5A, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 माइनस T2 माइनस 2G इक्वल्स 5A, और ये आ गया तीसरे वाले के लिए हैंगिंग ब्लॉक के लिए T2 माइनस 5G इक्वल्स 5A, इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड है। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को अगर हम ऐड करें तो माइनस T1 और T1 कैंसिल हुए, माइनस T2 और T2 कैंसिल हुए, तो 15G माइनस 2G माइनस 5G इक्वल्स 15A प्लस 5A प्लस 5A, तो 8G इक्वल्स 25A, A इक्वल्स 8G अपॉन 25। पुटिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट, 15G माइनस T1 इक्वल्स, यानी हमने सबसे पहले एक्सेशन निकाल लिया 8G अपॉन 25, 8G अपॉन 25 एक्सेशन आ गया सिस्टम का। अब T1 निकालने के लिए हम A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें, तो T1 इक्वल्स यहाँ से निकाल सकते हैं 15G माइनस T1 इक्वल्स 15 इंटू 8G अपॉन 25, A की वैल्यू, और सॉल्व किया T1 इक्वल्स आ गया 51G अपॉन 5। ये फर्स्ट स्ट्रिंग का टेंशन आया। और
अगर एक्शन की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में डालें तो वहां से हम T2 निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ए की वैल्यू डाल दी तो T2 इक्वल्स यहाँ से आ गया 5G प्लस 5 इंटू ए यानी कि 8G/25। हमने ये एक्शन की वैल्यू डाल दी तो T2 इक्वल सॉल्व करके आया 33G/5। तो ये T1 और T2 हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली, एक्सेशन भी निकाल लिया। अगले वीडियो में हम फ्रिक्शन के कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया जाए वीडियोज में। तो फ्रिक्शन जब कंटिन्यू होगा अगले वीडियो में, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे आपके साथ डिस्कस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।